Audio Jungle. Hello, this is Nitin Upadhyay. You're most welcome on your channel NK Upadhyay Classes. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? वेरी गुड. तो लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो देखी थी और उसकी कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसकी विशेषताएं देखी थी. और ये जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है. और इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर हम पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए या फिर पार्टनरशिप डीड में से कुछ एक चीज़ें हम मेंशन करना भूल गए, और तो सब बना गया लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लिखना भूल गए, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे. तो पार्टनरशिप डीड के बाद में हम वो नेक्स्ट टॉपिक वो पढ़ेंगे. उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ एक बेसिक चीज पे कि हम पार्टनरशिप में करते क्या है. जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एट द एंड ऑफ द ईयर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बचता था उसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ऐड या लेस करके शो करते थे. लेकिन ये जो पार्टनरशिप है इसमें हम जो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है उसके बाद में कौन से अकाउंट बनाएंगे और वो बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफर होगा, ये चीज हम सीखेंगे आज के लेक्चर में. तो देखो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ध्यान से सुनना. पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट. पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं है, ये केवल एक रिटन डॉक्यूमेंट है. मैंने आपसे कल एक बात की थी कि जो एग्रीमेंट होता है, हमने उसकी विशेषता में एक पॉइंट देखा था एग्रीमेंट का. एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप है उसका बेस होता है एग्रीमेंट. बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती. और एग्रीमेंट भी है वो रिटन और ओरल दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब लिखित में भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है. लेकिन देखो एक कहीं ना कहीं एक बात सोचना कि अगर जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो अगर ओरली हो गया और इन फ्यूचर कुछ डिस्प्यूट या फिर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई तो पार्टनर तो आपस में झगड़ने लग जाएंगे कि नहीं मैंने तो इतनी सैलरी का बोला था, मुझे तो इतना कमीशन दो, मेरी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, मैं इतना ड्राइंग करूंगा, ये वो सारी चीजें. तो जब ऑरली एग्रीमेंट होता है तो उस केस में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट हो वो रिटर्न में हो तो बहुत ज्यादा बेटर है. रिटर्न में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑरली हो तो वैसे इन फ्यूचर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. इसलिए जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो रिटर्न में होना चाहिए. और जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है अगर वो रिटर्न में हो, मतलब वो लिखित में हो, उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं है, केवल जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो टर्म्स वगैरह है, कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट टर्म उसमें लिखी होती है सारी की सारी. देखो पढ़ते हैं. पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. जिसमें कंटेन्स होती है ऑल द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. एग्रीमेंट से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स उसमें रिटन होती है. इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. देखो आप जब 11th क्लास में थे तो आपने बिजनेस मैनेजमेंट की एक बुक थी, उसमें शायद 3rd चैप्टर होगा जो कंपनी का था. तो कंपनी के चैप्टर में आपने दो टर्म सुने होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. वो दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट थे, वो कंपनी के मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे. उसी तरह ये जो पार्टनरशिप डीड है ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं. यहां तक कोई डाउट है? नहीं. दोबारा सुनो. पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन ऑल द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. समझ में आया यहां तक? फटाफट देखो हिंदी में. साझेदारी संलेख एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें सभी शर्तों के समझौते, कौन कौन सी शर्तें हैं उनके एग्रीमेंट होते हैं, वो सारे के सारे एग्रीमेंट लिखे हुए होते हैं, जिसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है. जिसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है. यहां तक कोई डाउट नहीं. अब देखो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे उन चीजों को डिस्कस करते हैं यहां पे. इसके इनको कंटिन्यूअसली मतलब इस तरह से याद करना जरूरी नहीं है. आपको पॉइंट्स ऊपर नीचे रहे तो भी चलेगा. इसको इरेज कर देता हूं मैं. ध्यान से सुनना, ये पॉइंट आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये हम ऐसे ही सीख लेंगे. देखो कितने बेसिक पॉइंट्स है इसमें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल.
देखो आपके सामने एक छोटी सी बात डिस्कस कर देता हूं मैं। मान लो ये हमारी फर्म है जिसमें ए, बी और सी ये 3 पार्टनर है। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ध्यान से सुनना। ये सारे वो पॉइंट्स है, इसके अलावा और भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट्स है इनका मतलब क्या है? सबसे पहले द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म। एक बात बताओ, ये जो आप अपनी फर्म ओपन करोगे इसका कुछ ना कुछ एड्रेस तो होना चाहिए ना, और इस फर्म का नाम क्या होगा वो नाम भी होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसका जो एड्रेस और इसका जो नाम है वो हम मेंशन करेंगे। तो द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म का नाम और पता कि हमारी ये फर्म है ये कहाँ होनी चाहिए, उसका एड्रेस क्या होगा और इस फर्म का नाम क्या है, ये सारी चीजें हम सबसे पहले मेंशन करेंगे। उसके बाद अब भाई हमने फर्म के बारे में तो मेंशन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये पार्टनर हैं, कौन कौन पार्टनर है इनके नाम भी तो पता होना चाहिए ना। कल को कोई और आदमी आके बोलेगा मैं भी आपका पार्टनर हूं, नहीं ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो देखो ये पॉइंट नंबर बी क्या है, नेम एंड द एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। अरे वाह, ये जो पार्टनर है ना इनका नाम भी लिखना चाहिए हमें, और इनके जो एड्रेस है ये कहाँ रहते हैं। मान लो कल के कोई भाग गया तो ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उनके एड्रेस और उनके नाम भी मेंशन करने होते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा क्या है कि जो हमारा ये फर्म है ये काम क्या करेगा, इसका नेचर क्या होगा। ये जो भी काम करेगा ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हिसाब से काम करेगी या फिर ये ट्रेडिंग का काम करेगी, मतलब कि गुड्स खरीद के और उसको सेल कर देगी, या फिर खुद मैन्युफैक्चर करेगी, और जो बिजनेस करेगी उसका टाइप क्या होगा, ये सारी चीजें। तो टाइप एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का प्रकार क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। कितना सिंपल, देखो फटाफट रिवाइज करते हैं। नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्स्ट पॉइंट कि फर्म का नाम और उसका पता क्या होगा। पॉइंट नंबर 2, पार्टनर्स का नाम और उनके पता क्या होगा, उनका एड्रेस क्या होगा, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टनर। पॉइंट नंबर 3, ये जो आपकी फर्म है उसका बिजनेस किस नेचर का होगा, तो व्यवसाय की प्रकृति और उसका प्रकार। हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 देखो, अमाउंट ऑफ कैपिटल। ध्यान से सुनना, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता था जो आपने 11th में पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि एक ओनर होता था और वो बिजनेस में कैपिटल लगाता था। याद है ना, आप सिंपल सी एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, याद आया ना। तो उस तरह से जो ओनर होते हैं वो अपनी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनर कितने हुए, यहाँ पे ओनर 3 हो गए, ए, बी और सी। तो ये तीनों कितनी कितनी कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये चीजें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। तो ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी की राशि, वो कितने कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। ध्यान से सुनो, ये है ए, ये बी और ये सी, ये फर्म में कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। ये पैसे फर्म को देंगे, कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करेंगे अपनी फर्म में, यहां तो कोई डाउट नहीं है। आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जब ये कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस कैपिटल पर ये जो फर्म है ना, ये फर्म है, ये इस कैपिटल पे इसको कुछ एक इंटरेस्ट भी देगी। ध्यान से सुनना, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये तो फर्म पे करेगी ना पार्टनर्स को। हाँ, फर्म पे करेगी पार्टनर्स को, तो सर ये तो फर्म का एक एक्सपेंस हो गया ना, फर्म का खर्चा हो गया। हाँ बिल्कुल सही, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म पार्टनर्स को देगी, तो ये फर्म का एक्सपेंस हो जाएगा और ये पार्टनर्स की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, पार्टनर्स की आय हो जाएगी। यहां तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे चलो, फोर्थ पॉइंट क्या देखा था, अमाउंट ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सिक्स्थ पॉइंट। उसके बाद में आता है, सॉरी फोर्थ पॉइंट था अमाउंट ऑफ कैपिटल और फिफ्थ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिक्स्थ पॉइंट देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने पूरे साल बिजनेस किया, एट द एंड ऑफ द ईयर हमने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, पूरा का पूरा प्रॉफिट उस ओनर का हो जाता था, इसलिए हम वो पूरा प्रॉफिट ओनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, ध्यान से सुनना, जो प्रॉफिट है वो किसी एक ओनर का नहीं है, ये तो तीनों ओनर का है ना, तो इन तीनों ओनर में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तीनों ऑनर में हम उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड कितना कितना करेंगे, सबको मान लो ये 3 पार्टनर है तो 33.33%, 33.33 और 33.33 तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर अलग अलग रेशियो में होगा। जैसे कि अगर इक्वल करें तो 33.33 33.3 मतलब कि 1:1:1 हम इतना परसेंटेज उनको पे करेंगे प्रॉफिट का, या फिर 33.33 33.33 या 33.33 मतलब कि 1:1:1 इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1/3 या फिर इनको अलग अलग रेशियो में मिलेगा। मान लो कि ए को मिलेगा 40%, इसको मिलेगा 40% और इसको मिलेगा 20%। ये कुछ भी प्री डिसाइडेड हो सकता है, पहले से मेंशन किया हुआ हो सकता है। ये इक्वल भी हो सकता है या अलग किसी भी रेशियो में हो सकता है। जैसे कि मैं इसको लिख दूं 4:4:2 या फिर 2:2:1 या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 3:4:3। कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कितना भी हो सकता है। उसके बाद में यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी पहले से मेंशन किया हुआ हो सकता है। उसके बाद में देखो आपने 11th में एक चीज सुनी थी कि बिजनेस में से अगर उसका ऑनर कुछ अमाउंट निकाल लेता है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, अपने निजी खर्चों के लिए, अगर बिजनेस में से उसका ऑनर कुछ पैसे निकाल लेता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं सर, याद आ गया हमें, हाँ वही ड्रॉइंग्स उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ध्यान से सुनना, अगर फर्म में से अपने पर्सनल एक्सपेंस करने के लिए पार्टनर ने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, मतलब निकाल लिए, फर्म से पैसे निकाल लेना, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब सुनो, इन्होंने फर्म से पैसे निकाले तो उन निकाले हुए पैसों पे ये जो फर्म है ना, फर्म ये बोलेगी, किसको बोलेगी, पार्टनर को बोलेगी कि अरे भाई तूने मुझ में से कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंस करने के लिए पैसे निकाले, तो एक काम कर, तू मुझे ना उस पैसे पे, इस ड्राइंग पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे कर, 10%, 5%, 8% कितना भी हो सकता है, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे कर। तो होगा क्या, ये जो पार्टनर्स है ये इस ड्राइंग के अमाउंट पे फर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनर्स पे करेंगे, किसको पे करेंगे, फर्म को, और फर्म को ये पैसे मिलेंगे। तो ध्यान से सुनना, ये फर्म की इनकम नहीं हो जाएगी क्या, फर्म की आय नहीं हो जाएगी क्या, और ये पार्टनर का क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। अरे वाह सर, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जस्ट अपोजिट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होता था ये फर्म का एक्सपेंस होता था और पार्टनर की इनकम होती थी। फर्म का क्या होता था, फर्म का खर्चा होता था और पार्टनर की आय होती थी। यहां तक समझ में आया। लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये फर्म की इनकम होगी और पार्टनर का एक्सपेंस होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इतनी चीज समझ में है। उसके बाद में देखो फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम इस फर्म का नेम एंड एड्रेस चूज करेंगे, फर्म का नाम और पता, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद पार्टनर का नाम और पता कि पार्टनर कौन कौन से होंगे, उनके नेम एंड एड्रेस वो भी हम लिखेंगे। उसके बाद में होगा कि आपका ये जो फर्म है, मतलब आपका जो बिजनेस है, उसका नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, टाइप एंड द नेचर ऑफ द फर्म। तीसरे पॉइंट के बाद में हम देखेंगे कि पार्टनर फर्म में कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या वो इक्वल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर वो अलग अलग। मान लो ए लेके आएगा 4 लाख रुपए, बी लेके आएगा 1 लाख रुपए, सी और भी गरीब है बेचारा, ये लेके आएगा केवल 10,000 रुपए। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उस केस में क्या होगा, ए बोलेगा भाई मैं तो घर पे बैठा रहूंगा, आप ही काम करो, क्योंकि आपने बहुत कम कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। कुछ भी हो सकता है, उनमें म्यूचुअल एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर इक्वल कैपिटल लेके आए। तो पॉइंट नंबर 4 हो गया अमाउंट ऑफ कैपिटल। पॉइंट नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस की उस पे उनको रिटर्न कितना मिलेगा, वो होगा पॉइंट नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट नंबर 6 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि अपना प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करेंगे वो भी प्री डिसाइडेड होना चाहिए। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7 ड्राइंग्स कि पार्टनर ने अगर फर्म से अपने पर्सनल एक्सपेंस
करने के लिए कुछ पैसे निकाल लिए, पर्सनल एक्सपेंस करने के लिए कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, आहरण कर लिए, तो वो आहरण की अमाउंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ऐसे तो क्या होगा कि पार्टनर पूरे के पूरे पैसे निकाल के बैठ जाएगा घर पे, नहीं, उसकी लिमिट भी हम लोग पहले से डिसाइड करेंगे, और वो ड्राइंग कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते ये भी पहले से डिसाइड होगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि पार्टनर ने जो ड्राइंग किया है उस पे पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, इंटरेस्ट कितना पे करेंगे। तो यहां तक हमारे पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, ये जो पार्टनर्स है ये फर्म में कुछ भी जैसे कि जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं वो काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो क्या वो फर्म से कुछ सैलरी लेंगे क्या, मंथली सैलरी लेंगे क्या, या फिर वो फर्म से कुछ कमीशन लेंगे क्या? मान लो कि ये जो सी है इसका फर्म में काम है कि ये जो इसका ना सेलिंग का काम है, मान लो सेलिंग का काम, कि भाई ये दोनों तो फर्म में प्रोडक्शन का या फिर ट्रेडिंग का काम करेंगे, मतलब कि गुड्स खरीदना वगैरह, लेकिन सेलिंग का काम करेगा सी। तो हो सकता है सी बोल दे कि मुझे भाई जो गुड्स मैंने सेल किया उस पे मुझे कमीशन दो, हो सकता है कुछ भी। तो सिंपल सी लाइन में बताऊं कि इन पार्टनर को फर्म से सैलरी भी मिल सकती है, कमीशन भी मिल सकता है और बोनस भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो क्या पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज भी पहले से डिसाइड होती है, सैलरी कमीशन और बोनस। यहां तक कोई डाउट नहीं है? नहीं। ये नो के नो पॉइंट बहुत इजी है, फटाफट रिवाइज करते हैं। द नेम एंड द नेचर, द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और पता। पॉइंट नंबर 2, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टनर, साझेदारों के नाम और पता। टाइप एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के प्रकार और प्रकृति। अमाउंट ऑफ द कैपिटल, अमाउंट ऑफ द कैपिटल की वो कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि वो अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट भी लेंगे कि नहीं लेंगे। उसके बाद होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद होगा ड्राइंग्स का अमाउंट क्या होगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर पॉइंट नंबर 9, सैलरी कमीशन और बोनस लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी पहले से मेंशन होता है। इसके बाद 5-7 पॉइंट्स और है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहां तो कुछ डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फिर अभी हमने टोटल 9 पॉइंट्स डिस्कस किए थे पार्टनरशिप डीड के। अब आगे के 5-7 पॉइंट्स और हैं, वो देख लेते हैं। देखो उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10, गुडविल का। गुडविल एक बहुत बड़ी टर्म है जो हम चैप्टर नंबर 2 में और अच्छे से सीखेंगे। देखो गुडविल का यूज कब होता है, जब भी हम किसी पार्टनर को एडमिशन देते हैं या फिर पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बेसिकली एक सिंपल टर्म्स में समझा दूं मैं कि जब भी किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन देंगे तो वो एडमिशन के टाइम पे टोटल 2 चीजें लेके आएगा। पहला वो कैपिटल लेके आएगा, दूसरा वो गुडविल लेके आएगा। कैपिटल वो इसलिए लेके आता है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, मान लो ए, बी और सी की अभी पार्टनरशिप चल रही है, डी बिजनेस में पार्टनरशिप में एडमिशन लेना चाहता है, तो उस एडमिशन के टाइम पे जो डी है वो कैपिटल का अमाउंट लेके आएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो फर्म की जो अभी एग्जिस्टिंग एसेट्स है उस एसेट्स और लायबिलिटी में उसको हिस्सा चाहिए होगा डी को, इसलिए वो कैपिटल लेके आएगा। और अब उस एसेट्स और लायबिलिटी के अलावा फ्यूचर में अब उस फर्म को जो प्रॉफिट या लॉस होगा, उस प्रॉफिट या लॉस में वो अपना पार्ट या हिस्सा लेने के लिए जो चीज लेके आएगा उसको गुडविल कहते हैं। समझ में आई बात? तो कैपिटल होता है उसकी संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए और गुडविल होता है फ्यूचर के प्रॉफिट्स में हिस्सा लेने के लिए। आगे देखो पॉइंट नंबर 10, ये बताएगा कि जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेगा या रिटायरमेंट लेगा तो उसकी गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट। मतलब ये जो फर्म है ना, फर्म, इस फर्म में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाएगी उसको मेंटेन कौन करेगा और वो कहां पे सेफली रखी जाएगी और उस बुक्स ऑफ अकाउंट तक पहुंचने का किस किस का राइट होगा। मतलब उसको कौन कौन सा पार्टनर देख सकता है, क्या सारे देख सकते हैं क्या, या किसी बाहर वाले पर्सन से छुपा के रखना है, या फिर वो वहां के हेड ऑफिस में रखी जाएगी या फिर कहाँ रखी जाएगी, ये सारी चीजें भी मेंशन करनी होती है। तो पॉइंट नंबर 10 था गुडविल का। पॉइंट नंबर 11 था मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, मतलब फर्म की जो लेखा पुस्तकें होगी वो रखने की विधि। उसके बाद में पॉइंट नंबर 12 ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, मतलब खातों का अंकेक्षण। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवानी है क्या, अभी नहीं करवानी तो क्या फ्यूचर में करवानी है क्या, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। अगर ऑडिटिंग करवाएंगे तो ऑडिटर अपॉइंट करने का मेथड क्या होगा, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 13
राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर मतलब साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व मतलब ये जो पार्टनर है, इन पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स या अधिकार होंगे, इनकी क्या क्या ड्यूटीज होगी और इनकी क्या क्या लायबिलिटीज होगी, ये भी पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। मतलब कि कौन कौन से पार्टनर का क्या क्या काम होगा, इन्हें क्या क्या चीजें देखनी है। उसके बाद में प्रोविजन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी किसी न्यू पार्टनर को, ये है डी, इसको जब भी हम एडमिशन देंगे, जब भी हम एडमिशन देंगे तो उस एडमिशन के टाइम पे क्या क्या चीजें फॉलो की जाएगी, क्या क्या प्रोविजन होंगे। हाँ, ये जो सारी चीजें प्रोविजन पहले लिख लिए जाएंगे, लेकिन हम इसे चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे, दूसरे चैप्टर में सीखेंगे कि कौन कौन से प्रोविजन होता है। उसके बाद में प्रोविजन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। समझ में आ रहा है यहां तक कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा या फिर डेथ हो जाएगी किसी पार्टनर की, तो उस टाइम पे कौन कौन से प्रोविजन फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद में आएगा आपके सामने यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे, मतलब कि गार्नर वर्सेस मर्रे नियम का प्रयोग होगा क्या, ये चीज आपको समझ में आएगी चैप्टर नंबर 4 में। अब ये रूल क्या होता है ये बाद में देखेंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में आता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब कि अगर डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसका सेटलमेंट कैसे करना है, ये चीज भी मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेटलमेंट करना है, फिर कोर्ट में जाना है, या फिर कितने मतलब जैसे कि अगर मान लो पार्टनर्स में वोट हो रहा है, मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया और 5 पार्टनर है, तो उसको कितनी वोटिंग से उस डिसीजन को पास करना है, ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड होती है। ये पॉइंट नंबर 17। देखो इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि ये जो फर्म है उसका जो बैंक अकाउंट है वो कौन मेंटेन करेगा, उस पे सिग्नेचर किसके चलेंगे, तो ये सारी चीजें भी मेंशन की जाती है। लेकिन इसमें से जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके अलावा एक चीज और सुनना, जो हमने पहले 6 पॉइंट डिस्कस किए थे, उन 6 पॉइंट्स को आप समझ जाओगे जब हम चैप्टर नंबर 1 पूरा कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो कुछ एक पॉइंट्स हैं, ये आपको कुछ पॉइंट्स चैप्टर नंबर 2 में समझ में आएंगे, कुछ 3rd में और कुछ 4th में, तो इनके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक सिंपल सा पॉइंट कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था और पार्टनरशिप में क्या होने वाला है।